हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। प्रीवियस लेक्चर में 9th क्लास के लेक्चर में हमने आपको कुछ मेरे ख्याल में जो टॉपिक था आपका फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में था, तो उसके बारे में हमने बताया था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या है और आपकी जो है वो फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज़ क्या है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपका उन क्वांटिटीज़ को मेज़र करने के लिए कुछ सिस्टम बनाए गए हैं। देखें ना, थ्रू आउट इंसान की जो ग्रोथ हो रही है या होती रही है माजी से लेकर अब तक जदीद दौर तक, तो लोगों ने जो है वो चीज़ों को तोलने के लिए या मेज़र करने के लिए या उसको काउंट करने के लिए या उसको डिटरमाइन करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ जो है तरीके अपनाए, जिसको हम कहते हैं कि एक सिस्टम बनाने की कोशिश की। हर जितना आप माजी में जाएंगे तो आपको आप अपने ही ट्रेडिशन में देखेंगे तो मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो लगाए जाते हैं मेज़र करने के, ठीक है ना। तो ये पुराने तरीके हैं जिसकी वजह से हम जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को मेजरमेंट करते रहते हैं। मगर फिज़िक्स जितना आपने साइंस ने तरक्की की है, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो है इनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की गई और इस तरह सोचा गया कि पूरी दुनिया में जो है वो एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि पूरी दुनिया जो है उसमें जो चीज़ों को वो मेज़र करना शुरू कर दे। तो इसके लिए कुछ सिस्टम बनाए गए और उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, ठीक है जी। तो जो पहले 2-3 जो आपके थे उसका हम जिक्र करेंगे जो माजी में आए थे, और इस वक्त कौन सा सिस्टम यूज़ होता है उसको भी हम देखेंगे, ठीक है जी। तो पहले जो आपका बना था CGS सिस्टम, ये दोबारा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सिस्टम जो है वो चीज़ों को या मुख्तलिफ जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़र करने के लिए मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने, जो भी अब ज़ाहिर साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने वज़ा किए थे, बनाए थे ताकि चीज़ों को जो है वो एक्यूरेटली हम मेज़र कर सकें। तो यहाँ पर इस सिस्टम में जो थे 3 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ करार दिया गया था। 3 क्वांटिटीज़ को, देयर आर थ्री quantities are considered as fundamental quantities. यहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहा गया था। कौन सी हैं जी? लेंथ है, फिर आपका मास है, और तीसरी है टाइम। टाइम को भी यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटी में रखा गया था। तो अभी CGS सिस्टम में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कंसीडर की गई या उसको डिक्लेयर किया गया। लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर रखा गया, ठीक है जी। मास का जो यूनिट है वो ग्राम में रखा गया। अब देखें, नाम से ही पता चल जाएगा आपको। टाइम का जो है वो सेकंड, ठीक है जी। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, या S फॉर आपका होता है सेकंड। इनकी जो सिंबल है वो cm सेंटीमीटर, ग्राम G या gm, सेकंड का छोटा s हमेशा आप यूज़ करेंगे छोटा वाला, स्मॉल ABC वाला। तो पहला सिस्टम क्या बना था आपका, जिसको कहा गया CGS सिस्टम। इसमें 3 क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कंसीडर किया गया या डिक्लेयर किया गया। उसमें आपका लेंथ, मास, टाइम, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड, 3 हो गई, ठीक है जी। अब इस तरह दूसरा जो एक सिस्टम भी आया था जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। क्या कहते हैं? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम या FPS सिस्टम, ठीक है जी। FPS सिस्टम, इसका जो
अंग्रेज़ों ने बनाया था, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। सही है जी। यहाँ पर भी जो है वो 3 क्वांटिटीज़ को डिक्लेयर किया गया था एज आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। 3 क्वांटिटीज यहाँ पर भी क्या था आपका, लेंथ, पहली आपकी लेंथ, दूसरा आपका मास, और तीसरा मास नहीं है इसमें, फोर्स, और तीसरा था इसमें आपका सेकंड, टाइम। ठीक है जी। तो 3 क्वांटिटीज़ को आपने क्या डिक्लेयर किया था इन लोगों ने, फंडामेंटल क्वांटिटीज। एक आपका आ गया लेंथ, फिर आप गया फोर्स। वाई दिस सिस्टम में जो है वो इस वक्त हम पढ़ते हैं वो ड्राइव्ड है, मगर इस सिस्टम में इन लोगों ने क्या रखा था, उसको बेस क्वांटिटी रखा था। और टाइम जो है वो आपका बेस क्वांटिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ का यहाँ पर F फॉर फुट, फोर्स का P फॉर पाउंड, और यहाँ पर टाइम का आपका सेकंड। ठीक है जी। अब फुट को कैसे लिखेंगे, FT, पाउंड को LB, और सेकंड को S। यहाँ पर ये इसके यूनिट के जो सिंबल इस्तेमाल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, फुट, पाउंड, सेकंड। तो यहाँ पर क्या हुआ, FPS सिस्टम यानी ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो है वो आपका 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे रखा गया था इसका बेस। वो 3 क्या है आपकी, लेंथ, फोर्स और टाइम। आगे जो सिस्टम आया वो आपका आया MKS सिस्टम। ठीक है जी। इसमें भी 3 क्वांटिटीज थी, यानी मास 1, लेंथ पहले लिख लो सब में क्योंकि यहाँ M फॉर मीटर है, और मास, और तीसरा था आपका टाइम। तो टाइम सब में आ रहा है, लेंथ भी सब में आ रही है। मास यहाँ था, यहाँ नहीं था। ठीक है। लेंथ का क्या रखा गया, मीटर रखा गया। तो ये बुनियाद पड़ रही है, अब जदीद दौर में दाखिल हो रहे हैं। मास का क्या था किलोग्राम, और आपका टाइम का क्या था सेकंड, मीटर का M, किलोग्राम का kg, सेकंड का छोटा s। तो ये 3 सिस्टम हैं जो शुरुआती दौर में आपके साइंटिस्ट ने बनाए मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ को नापने के लिए। वहाँ पर 3 क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिक्लेयर किया गया। तो यहाँ पर ये आप नोट कर लें। ठीक है। इनके यूनिट भी मैंने लिख दिए और यूनिट्स के सिंबल भी मैंने लिख दिए। ये निशानियाँ भी किस तरह लिखे जाएंगे ये यूनिट, ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर मीटर का M छोटा ही लिखना है, kg इस तरह लिखना है। तो ये ज़रूरी है, जैसे मैंने लिखा है इस तरह ही आप लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये नोट कर लें। हम जाते हैं अगले सिस्टम में। चलें जी, नोट कर लें। ठीक है। अब इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है जदीद सिस्टम, उसको हम देखते हैं। जो लेटेस्ट है, बिल्कुल ही लेटेस्ट है, जो इस वक्त आपका अब यहाँ पर इस्तेमाल तो ये भी होंगे, मगर ज़्यादातर आपका इंटरनेशनल लेवल पे अब जो सिस्टम यूज़ हो रहा है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको मशहूर नाम क्या है, SI यूनिट्स। क्या नाम है इसका मशहूर, SI यूनिट्स। ठीक है। तो ये इस वक्त वज़ा किया गया है। इस वक्त ये आपका जदीद दौर में, जिस दौर में हम रह रहे हैं, इस दौर में जो ज़्यादातर आपकी क्वांटिटीज़ का जिक्र किस में होता है,
SI यूनिट में होता है। यहाँ पर 7 क्वांटिटीज़ को, here 7 क्वांटिटीज़ are declared as fundamental quantities। ठीक है जी, 7 क्वांटिटीज़ को डिक्लेयर किया गया, 7 क्वांटिटीज़ को डिक्लेयर किया कि ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और फंडामेंटल के बारे में बता चुका हूँ, ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी दूसरी क्वांटिटीज़ पे ये डिपेंड नहीं करती है। कौन कौन सी थी जी, वो भी मैंने कल बताया था आपको, दोबारा लिख लेते हैं। लेंथ, ठीक है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 6 आपका है टेम्परेचर, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कहा जाता है। और ये है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये क्वांटिटीज़ के नाम हैं, ये क्वांटिटीज़ के नाम हैं, और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ माना जाता है इनको जदीद दौर में। ठीक है जी, यानी आपकी बेस क्वांटिटीज़ है। इनके यूनिट क्या होंगे भाई, SI यूनिट, इनको बोला जाएगा SI यूनिट। मीटर, मास का किलोग्राम, ठीक है जी, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर का केल्विन, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। कितनी है आपकी, 7 क्वांटिटीज। इनके यूनिट आ गए। इन यूनिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल क्या है, M फॉर मीटर, kg फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकंड, A फॉर एम्पियर, MOL लिखा जाएगा मोल, केल्विन का K इस्तेमाल होगा, कैंडेला में CD। इसको लाइट की इंटेंसिटी भी कहा जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो SI यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम, पूरी दुनिया में जो इस वक्त फिजिक्स में 7 बेस क्वांटिटीज़ है। कितनी है, 7 बेस क्वांटिटीज़। जो आप फंडामेंटल या बेस एक ही बात है, वो कितनी है, 7 क्वांटिटीज़ है। कौन कौन सी हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके यूनिट भी हमने लिख दिए हैं। अब ये आपने याद करने हैं, ताकि जो इसको आगे जहाँ कहीं भी इस्तेमाल होगी या जो भी क्वांटिटीज़ ड्राइव होगी वो इन क्वांटिटीज़ से ही हासिल होगी। ठीक है ना जी। तो ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स और 7 क्वांटिटीज़। ठीक है जी। अब लिख लें, तो हम थोड़ा आगे इसको देखते हैं, क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा अभी भी है, लिख लें। लिख लिया, नोट कर ले इसको। अब हम आगे जो है वो क्वांटिटीज़ तो आपने ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ी, फिर और बेस क्वांटिटीज़ भी पढ़ी। अब इनको सबको मिला के फर्दर दो कैटेगरीज में फिजिकल क्वांटिटीज़ को फर्दर 2 आपके कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन सी है, एक है आपका स्केलर क्वांटिटीज़, ठीक है, और दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। अब इनमें क्या फ़र्क है, अब देखो यहाँ पर हमने ये तो तय कर लिया भाई फिजिकल क्वांटिटीज 2 किस्म की होती है, एक आपकी ड्राइव्ड होती है, एक बेस होती है। अब वो तो समझ में आ गई। अब एक नया जो है वो आ गया है सिस्टम कि यहाँ पर
फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो किस्म की होती हैं, यानी उनको दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक होती हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, दूसरी आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है जी। अब स्केलर में क्या होगा, अब नाम से ही जाहिर है, जो मैंने पहले बताया था आपको, स्केलर का मतलब ही होता है नंबर। दोज क्वांटिटीज़, ठीक है, यहाँ पर लिख लें, दोज क्वांटिटीज़ which can be defined or expressed only by their magnitude। किससे ज़ाहिर करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर किया जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ज़ाहिर किया जाता है, या उसको समझाने के लिए आपका मैग्नीट्यूड ही काफ़ी है। विथ एप्रोप्रिएट या प्रॉपर यूनिट। तो ये यूनिट तो लाजमी है, हर क्वांटिटी के साथ अगर यूनिट नहीं डालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ये कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनमें सिर्फ आपने मैग्नीट्यूड बताने से ही और साथ में आप यूनिट लिख दें तो आपको पता चल जाता है कि ये क्वांटिटी कौन सी है, यानी समझ में आ जाती है। तो इस तरह की क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, आपका स्केलर कहा जाता है। या ऐसा मान लें इनमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता, वहाँ होता है ना, यहाँ पर डायरेक्शन का जिक्र नहीं होता। ठीक है, दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यहाँ पर ये भी लिख दे, दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल्स। यानी आप इसको सिंपली ऐड कर सकते हो, 2 और 2 4, 2 3 5, 7 + 7 14, माइनस करेंगे तो भी आप 6 - 3 3 हो गया। यानी सिंपल जो अर्थमेटिक रूल होते हैं भाई, 5 किलोग्राम कितना हो गया, 10 किलोग्राम। ठीक है ना। तो इस तरह आप आराम से इनको ऐड भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, आमतौर पे। और इन्हीं को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें किसी डायरेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आप क्या बताएं, मैग्नीट्यूड बताएं और उसके साथ क्या रख दें, आपने यूनिट लगाना। फॉर एग्जांपल आपका है मास है, तो हमने क्या लिख दिया भाई, 5 kg लिख दिया। ठीक है ना। मास को कैसे लिखेंगे, हमने kg में लिखेंगे। टाइम है, ये सारे क्या है, स्केलर है। टाइम क्या है, 5-6 सेकेंड लिख दिया। सही है। तो यहाँ पर देखो हमने एक आपका क्या लिखा है, 5 क्या ज़ाहिर करता है, 5 है क्या, स्केलर है, एक नंबर है। और यहाँ पर साथ में हमने क्या लिख दिया है, केजी। तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम समझ में आ गया कि मास की बात हो रही है। इधर मैंने क्या लिख दिया, 6 सेकेंड लिखा। क्या लिखा, 6 सेकेंड लिख दिया। तो हमें समझ में आ गया सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। और उसकी मिकदार कितनी हो गई, 6। कितनी हो गई, 6। या 6 वीक कह लें, 6 ईयर्स कह लें। ठीक है ना, बहुत सारे यूनिट हैं इसके। 6 डेज कह लें, 6 आवर्स कह लें, यानी घंटे हैं, मिनट हैं, सेकंड हैं, दिन हैं, आपके साल हैं, हफ्ते हैं, सदियां हैं। ये सारे आप लिखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या लिखा है, स्केलर क्वांटिटी लिखी है। आप एकदम फैसला कर लोगे ये स्केलर है, इसमें डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है। यानी इस तरह की क्वांटिटीज़ जिनको लिखने के लिए हमें डायरेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट लिखें। मैग्नीट्यूड और यूनिट लिखने से हमें पता चल जाता है कि ये क्वांटिटी आपकी स्केलर है। ठीक है। टेम्परेचर देख लें। अभी टेम्परेचर कैसे लिखते हो आप, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, या केल्विन में लिख दिया, 273 केल्विन लिख दिया। तो टेम्परेचर क्या है आपका, यहाँ पर देखो सिंपली आप जो है वो एक नंबर लिखा, साथ में यूनिट लिखा। तो आप इसको पढ़ोगे तो क्या बताओगे, ये भाई क्या है, टेम्परेचर है। इसको पढ़ोगे तो क्या बोलोगे, ये टाइम है।
इसको पढ़ोगे तो क्या कहोगे, मास है। इसी तरह आपका क्या है, वॉल्यूम है। क्या है भाई, वॉल्यूम है। 10 लीटर बोल दिया तो 10 लीटर बोला तो आप समझ जाओगे ये वॉल्यूम की बात हो रही है। तो इस तरह की क्वांटिटीज़ जिनको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड और एक यूनिट के साथ एक्सप्रेस कर सकते हो, लोगों को बताने से समझ में आ सकता है, तो उनको हम क्या कहेंगे, आपकी स्केलर क्वांटिटीज़। क्या कहेंगे, स्केलर। उसके एग्जांपल मैंने 2-4 लिख दिए, आगे जैसे पढ़ते जाएंगे तो उस पर भी हम डिफ्रेंशिएट आपको करते जाएंगे, भाई ये स्केलर है, ये आपका वेक्टर है। तो इस वक्त जो क्वांटिटीज़ आप लोगों ने पढ़ी हैं, अब ये सारी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये भी आपका स्केलर है। वर्क है, ठीक है ना, वर्क भी आपका क्या है, स्केलर है। तो इस तरह यहाँ पर ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है। अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात बन जाती है, यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से बात नहीं बनेगी। स्केलर क्वांटिटीज़ में मैग्नीट्यूड के साथ आपने डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तभी जाके आपको वेक्टर क्वांटिटी समझ में आएगी। तो हम कहेंगे दोज फिजिकल quantities which are expressed by magnitude and direction both with प्रॉपर यूनिट। तो यहाँ पर हमने इजाफा कर दिया कि भाई ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो कोई ख़ास क्वांटिटीज़ होंगी जिनको जाहिर करने के लिए, जिनको किसी को समझाने के लिए, जिनको कैलकुलेट करने के लिए, जिनको समझने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैग्नीट्यूड तो चाहिए, किसी भी क्वांटिटी को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए, तो वो तो चाहिए, मगर यहाँ पर इजाफा हो गया किसका, डायरेक्शन तरफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको डायरेक्शन भी चाहिए। विदाउट डायरेक्शन आप वेक्टर को नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो डायरेक्शन आपको लिखना पड़ेगा या उसको समझाने के लिए डायरेक्शन का जिक्र करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसमें एक फर्दर जो मैं अभी इजाफा करूँ, वहाँ पर हमने क्या लिखा था, यहाँ पर ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, यानी यहाँ पर इनकी जो अलजेब्रा है या जो हिसाब किताब किया जाएगा वो सिंपल अर्थमेटिक रूल के हिसाब से किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपका इस तरह काम नहीं चलेगा। हम अब कहेंगे कि दीज क्वांटिटीज कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल। ये वाज़ेह फ़र्क है दोनों में। ये तो है आम, तो अभी आपको ये अज़म कर लोगे, ये समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे तो एक शर्त ऐसी भी आएगी कि आपको कहा जाएगा दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इनको सिंपल अर्थमेटिक रूल के हिसाब से आप मैनेज या उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंपल अर्थमेटिक रूल नहीं चलेंगे। वो अगर ऐड हो रहा है, अब यहाँ पर एक बात नोट कर लो, अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, और अगर वो सिंपली अर्थमेटिक रूल के हिसाब से ऐड हो रहा है तो वो वेक्टर नहीं है, तो वो वेक्टर नहीं है। ये भी आप नोट कर लो। यानी आप कह सकते हो कि भाई दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कह रहे हैं क्योंकि आपका जो लेवल के हिसाब से दे कैन नॉट बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अर्थमेटिक रूल्स। इनको इसमें ऐड नहीं कर सकते, यानी इनको ऐड करने अगर हो रहे हैं तो ये वेक्टर नहीं है,
अगर आप इस तरह कर रहे हो तो आप समझे ये वेक्टर नहीं, अगर आप गलती पे कर रहे हो तो वो तो अलग बात है, मगर कहीं कहीं आपको ऐसा आएगा आगे तो वो आपके वेक्टर नहीं कहलाएंगे। ये शर्त भी है। वेक्टर में ये तो हो गया, वेक्टर में ये तो हो गया, अभी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, ये तो बात मान ली, सबने मान ली। मगर उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाई इनको आप आराम से सिंपल अर्थमेटिक रूल से ना ऐड कर सकते हो ना इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दे कैन बी एडेड, दे आर एडेड बाय ग्राफिकल मेथड्स, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड्स, ग्राफिकल मेथड्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स। आप ये आगे पढ़ोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ोगे अब, और ग्राफिकल यानी आप ज्योमेट्रिकल, ग्राफिकल का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड हो गया ये? ज्योमेट्रिकल मेथड। तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए या इनका जो हिसाब किताब मालूम करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री को इस्तेमाल करना पड़ेगा। वेक्टर्स सिंपल अर्थमेटिक रूल के हिसाब से उनको मैनेज नहीं किया जा सकता। उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको उनका सम मालूम करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक या ज्योमेट्रिक रूल्स इस्तेमाल करने में। ये भी आप अभी हाल फिलहाल आपने डेफिनेशन के साथ याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब क्या हो गया भाई, फ़र्क क्या हो गया दोनों में कि यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, दोनों चाहिए। मगर ये वाली क्वांटिटीज़ यानी स्केलर क्वांटिटीज़ जो आपकी है वो अर्थमेटिक रूल के हिसाब से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, किया जा सकता है, मगर इनको नहीं कर सकते आप। ये वाले तरीके इधर नहीं चलेंगे, अर्थमेटिक रूल नहीं चलेंगे, यानी एडिशन है ना, आप 2 + 2 कर दो तो 4 हो गया, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। या 3 + 5 8 हो जाएगा, इस तरह नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको जो है वो कौन से तरीके अपनाने पड़ेंगे? ग्राफिकल मेथड या ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से हम इस्तेमाल करके उनसे हम जो है इनकी एडिशन वगैरह मालूम करेंगे, ठीक है। तो ये वाज़ेह फ़र्क है, ये दोनों में वाज़ेह फ़र्क है। अब इनके कुछ एग्जांपल लिख लें, तो ये अभी आपने सिर्फ याद रखना है, इनका जिक्र हम करते रहेंगे हर टॉपिक में। वेक्टर्स जो कैसे ऐड किए जाते हैं, आगे चैप्टर भी आएगा आपका इस पर, तो हम उस पर ज़्यादा फर्दर जो है वो डिटेल में आपको बताएंगे। वेक्टर कौन से आपके? वेलोसिटी हो गया, एग्जाम्पल लिख रहे हैं इधर वेक्टर्स के, वेलोसिटी हो गया, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सारे वेक्टर हैं, इनको इस मेथड में आते हैं, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स हो गया, टार्क हो गया, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है जी। ये आपके क्या हैं? वेक्टर्स हैं। इनको समझने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, इनको समझने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इनको ऐड करने के लिए ये वाले मेथड चलेंगे, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये वाले मेथड चलेंगे, 2 और 2 4 वाले मेथड नहीं चलेंगे। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए, कौन से मेथड चाहिए? या तो ग्राफिकल मेथड चलेगा या आपका ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड चलेगा, सही है ना। ये आप नहीं कर सकते। ये मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड² है, दूसरे की 3 मीटर/सेकंड² है, तो दोनों की हो जाएगी 5 मिनट। नहीं, इनको हम ऐड करेंगे तो किसी तरीके से करेंगे। वो तरीके आपका कहाँ मिलेंगे? आपको या तो ज्योमेट्रिकल मेथड में मिलेंगे या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड में आपको मिलेंगे। तो 2-4 मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिख दिए, यहाँ पर भी लिख दिए। इससे आपका एक मोमेंटम बनेगा, एक आपका डायरेक्शन बन गया कि किसको हम वेक्टर कहते हैं और किसको हम स्केलर कहते हैं। तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती जाएंगी। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड,
यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन, वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में, ये अर्थमेटिक रूल से हम मैनेज कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये अर्थमेटिक रूल से अगर ऐड हो रहे हैं खुदा न खास्ता तो ये वेक्टर नहीं रहेंगे, इस कैटेगरी से निकल के कहीं और चले जाएंगे, तो वो बाद में आप पढ़ाएंगे हम उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो वो एक और कैटेगरी आएगी, उसमें चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं टेंसर। क्या कहते हैं? टेंसर। तो ये अभी इसका ज़रूरी नहीं है जिक्र, मगर अगर कोई इस तरह का है मामला तो फिर आपका कहीं और, जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तो है मगर उसको हम ऐड करते हैं। ऐड कैसे करते हैं भाई? ये 2 एम्पियर हो गया और 3 एम्पियर हो गया, इसको हम ऐड करके बता देते 5 एम्पियर। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है करंट के पास, मगर ये वेक्टर नहीं है, ठीक है ना। तो ये वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंपली ऐड कर सकते हैं अर्थमेटिक रूल के हिसाब से। इस हिसाब से इस कैटेगरी से ये निकल गया, किस कैटेगरी में आ गया? आपका टेंसर वाली कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पर इतना फ़र्क आपने याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो आगे जो बेसिक चीज़ें उनके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं अभी इस वक्त, तो नेक्स्ट कोई टॉपिक देखते हैं आपका जो बेसिक होगा, चैप्टर नंबर 1 में से लेंगे, ठीक है। और आप जो है इस चैनल को अगर समझ में आ रही है बात तो उसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर हम दूसरी चीज़ें शेयर करते रहते हैं तो उसकी जगह ये जो है वो आपको दूसरों को भी फ़ायदा दे सकती है, किसी और को भी, ठीक है जी। अंटिल देन टाटा बाय बाय।